नमस्कार सभी को। आप सभी देख रहे हैं YouTube चैनल एजी कंसेप्ट क्लासेस। लगातार हम अपने YouTube चैनल पर कॉमर्स विषय से संबंधित वीडियोस जो हैं वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। पिछली हमारी वीडियो जो है वो संगठन पर आधारित थी और आप लोगों का रिस्पांस देखते हुए जो है वो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। इस चैनल पर आपको सीटेट, एस्टेट और नेट इत्यादि से संबंधित वीडियोस भी जो है वो लगातार प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चलिए, आप सबका स्वागत है आज की नई वीडियो पर। जो आज की हमारी नई वीडियो है वो संगठन ढांचा, अर्थ और प्रकार, जो कि कॉमर्स विषय का बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक आता है। काफ़ी आसान और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पिछली वीडियो हमने संगठन पर ही पढ़ी थी, तो उसी का ही जो है वो सेकंड जो चैप्टर है उसी पर आधारित है ये वीडियो, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो हम आज इसी टॉपिक के ऊपर जो है वो बात करने वाले हैं। तो देखें आज हम क्या क्या इस टॉपिक के अंदर सीखेंगे। क्या सीखेंगे हम आज? संगठन ढांचे का अर्थ हम जानने का जो है वो प्रयास करेंगे। संगठन संरचना का प्रारूप जानने का, यानी कि कितने प्रकार की होती है, वो जानने का हम प्रयास करेंगे। साथ में कार्यात्मक संगठन ढांचा और डिविजनल संगठन ढांचा, इनके बारे में हम डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो, आज की वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन जो हमारी हर वीडियो में होता है। माई सेल्फ कुलदीप बीरवाल, पीजीटी कॉमर्स इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल किलायत, डिस्ट्रिक्ट कैथल, एंड माई क्वालिफिकेशंस आर, आप अब तक तो जान ही गए होंगे, एमकॉम, एमएड एंड यूजीसी नेट कॉमर्स एज वेल एल एजुकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो, संगठन ढांचा, अर्थ एवं प्रकार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं संगठन जो ढांचा है, जो हमने आज पढ़ना है, उसका असल में अर्थ क्या है। हमारी पिछली वीडियो आपने देख ली होगी जो हमारे संगठन महत्व और प्रक्रिया पर आधारित थी। उसका अगर नहीं देख पाए तो उसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में, और जो ऊपर ये आई बटन जो बना आता है वीडियो के ऊपर, यहाँ पर भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। संगठन ढांचे का अर्थ: एक ऐसी रूपरेखा जिसके अंदर रहते हुए सभी प्रबंधकीय व अप्रबंधकीय कार्य पूरे किए जाते हैं, हम उसे संगठन ढांचा कहते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि उस विशेष संरचना से हम संगठन ढांचे को समझ सकते हैं जिसका निर्माण संगठन प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। संगठन प्रक्रिया हमने पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। कौन कौन से स्टेप थे संगठन प्रक्रिया में? कार्य की पहचान करना, विभागीकरण करना और कार्य को सौंपना और सूचनाएं प्रेषित करना, उसके लिए संबंध स्थापित करना। तो उसी चारों स्टेप के दौरान ही हम जो है वो संगठन ढांचे का हम निर्माण कर लेते हैं। या फिर दूसरे एक और शब्द में अगर न्यूमैन की हम डेफिनेशन पढ़ें तो संगठन संरचना एक उपक्रम की व्यस्त संगठनात्मक व्यवस्था से व्यवहार करती है। मतलब जो हमने वो जो प्रक्रिया जो हमने पिछली वीडियो में सीखी थी, उसके अंदर एक तरह से प्रैक्टिकली परफॉर्म करने का जो है वो कार्य करती है। तो जब संगठन ढांचे की हम बात करते हैं तो दिमाग में एक प्रश्न यह भी आता है कि हर प्रकार के जो है वो व्यवसाय में संगठन ढांचा एक ही प्रकार से चलता है। तो इस तरह से कोई डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि हर संगठन, हर बिजनेस का आकार अलग अलग हो सकता है, उनका प्रोडक्शन अलग अलग हो सकता है, उनकी कार्यविधियां अलग अलग हो सकती हैं। तो इसीलिए जो है वो संगठन संरचना का डिज़ाइन या प्रारूप जो होता है वो संगठन के जो प्रकार के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस प्रकार का हमारा संगठन जो है खड़ा है। तो स्थिति वंश जो है वो परिस्थितियों के अनुसार जो है वो परिवर्तनशील होता रहता है। तो कह सकते हैं कि संगठन संरचना या ढांचे का कोई एक ऐसा स्टैंडर्डाइज्ड डिज़ाइन या प्रमापित जो है वो ढांचा नहीं है, प्रारूप नहीं है, जिसे सभी संस्थाओं में एक समान रूप से लागू किया जा सकता है। इसके अनेक प्रकार, अनेक टाइप्स हो सकते हैं, जिनका हम आगे इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो क्या अर्थ हो गया संगठन ढांचे का, जो हमें याद रखना है। अगर वो खूब अच्छे से हमें इस प्रश्न को हमें तैयार करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका अर्थ क्या हो गया? संगठन संरचना के अंतर्गत एक संस्था में पदों को निश्चित किया जाता है। हमने पिछले चैप्टर में हमने पदों को निश्चित किया था, आज थोड़ा सा और डिटेल में आ जाएगा।
और उनके मध्य संबंधों की व्याख्या की जाती है कि कौन किसके अंडर काम करेगा, कौन कौन सा काम करेगा, किसके प्रति उत्तरदायित्व बनेगा। इस प्रक्रिया में अधिकारों और दायित्वों को विभिन्न पदों के मध्य वितरित कर दिया जाता है। कौन किससे काम करवाएगा, किसके अंदर कितना अधिकार है, कौन कौन से उत्तरदायित्व उसके बनते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे संगठनात्मक ढांचे के अंदर आ जाती हैं। तो ये आपको सभी को जो है वो अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले स्टेप पर चलते हैं। संगठन संरचना के प्रारूप, मेन जो है वो फोकस इसी के ऊपर है, ये पूरा का पूरा चैप्टर। इसको हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के नाम से हम जानते हैं। प्रश्न में अगर आ जाए तो चाहे डिज़ाइन आ जाए, चाहे फॉर्म आ जाए, चाहे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आ जाए, तो सभी एक ही हैं, कंफ्यूज होना नहीं है। तो हमारे जो हैं वो पाठ्यक्रम के अंदर सिर्फ 2 दिए हुए हैं, वैसे 4 हैं जो होते हैं, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो सिर्फ 2 ही हैं। सबसे पहला है कार्यात्मक संगठन ढांचा, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। दूसरा है हमारा डिविजनल संगठन, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा है हमारा रेखा संगठन या फिर शीर्ष संगठन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन के हम इसको जानते हैं। बड़ी क्लासेस में हम इसमें डिटेल में हम इसको पढ़ते हैं। और चौथा है हमारा रेखा एवं स्टाफ संगठन या फिर इसको शीर्ष एवं समानांतर संगठन भी कह देते हैं, अंग्रेजी में कहीं तो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 4 प्रकार के जो हैं वो संगठन प्रारूप होते हैं हमारे, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ 2 तक ही सीमित किया हुआ है, कार्यात्मक संगठन और डिविजनल संगठन। तो चलिए अब इसके अंदर हम चलते हैं। सबसे पहला हमारा आ गया कार्यात्मक संगठन ढांचा। तो 2 ही पढ़ने हैं हमें, तो पहले कार्यात्मक पढ़ लेते हैं, फिर डिविजनल पढ़ लेंगे, फिर दोनों में डिफरेंशिएट करने का प्रयास करेंगे। पूरी संस्था को उसके द्वारा की जाने वाली मुख्य क्रियाओं या कार्यों के आधार पर विभाजित करना कार्यात्मक संगठन ढांचा कहलाता है। तो आसान तरीका है बिल्कुल, कार्यात्मक को कार्य से मिलकर बना हुआ है कार्यात्मक, तो कार्य के आधार पर विभाजित करना कार्यात्मक संगठन ढांचा कहलाता है। कार्य के आधार पर पूरी संस्था को उसके द्वारा की जाने वाली मुख्य क्रियाओं का मतलब जो कार्य कर रहे हैं उसके आधार पर विभाजित करना कार्यात्मक संगठन कहलाएगा। या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें तो पूरे उपक्रम को, प्लांट को उसके द्वारा की जाने वाली मुख्य क्रियाओं के आधार पर विभाजित करना। इसमें प्लांट आ गया, उसमें जो है वो ऑर्गेनाइजेशन आ गया, शब्द सिर्फ यही घुमा फिरा के कहा गया है, तो कोई ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कार्यात्मक संगठन ढांचा क्या हो गया, क्रियाओं या फिर कार्य के आधार पर विभाजित करना। सबसे ज़्यादा सरल और प्रचलित विधि है हमारी ये वाली, और जितने भी हमारे संगठनल जो ढांचे हैं जिनके प्रारूप हैं वो सभी के सभी औपचारिक संगठन के अंदर जो है वो आते हैं, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने औपचारिक और अनौपचारिक संगठन पढ़ लिया था, आप जो है वो उस वीडियो को देख लीजिएगा, वहाँ पर समझने के लिए औपचारिक संगठन क्या होता है, अनौपचारिक क्या होता है। तो हमारे जितने भी संगठन संरचना ढांचे हैं वे सभी के सभी प्रारूप जो हैं औपचारिक संगठन के अंदर आते हैं। तो ये वाली जो है कार्यात्मक संगठन जो ढांचा है ये काफ़ी प्रचलित विधि है। इसके अंतर्गत एक जैसी सभी क्रियाओं को अलग अलग इकाइयों में हम विभाजित कर देते हैं, जिन्हें हम विभाग के नाम से जानते हैं। जैसे कि एक निर्माणी संस्था सभी क्रियाओं को उत्पादन विभाग, विपणन विभाग, वित्तीय विभाग या फिर सेवा विवर्गीय विभाग में विभाजित कर देती है। प्रत्येक विभाग में पुनः उपविभागों में विभाजित कर दिया जाता है। जैसे विपणन विभाग में क्रय, विज्ञापन इत्यादि आ जाते हैं उपविभाग, और उसी से संबंधित जो है फिर वो अधिकारी जिनको अधिकार दिया गया वो उसके उत्तरदायित्व होते हैं। अब इसमें जो है वो कार्यात्मक संगठन ढांचे में एक ध्यान रखने वाली बात है जिसको हम एग्जाम में जरूर रखेंगे। कार्यात्मक संगठन टेलर के द्वारा प्रतिपादित क्रियात्मक फोरमैनशिप का ही सुधरा हुआ रूप है। तो टेलर ने कौन सा सिद्धांत दिया था उसकी वीडियो हमने बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, ऊपर जो आई बटन आ रहा है उसमें आपको मिल जाएगा टेलर का सिद्धांत। तो उसमें हमने फोरमैनशिप पढ़ा था, उसी का ही इम्प्रूव्ड चीज़ है ये दोनों संगठन प्रारूप विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर आधारित हैं। दोनों में केवल अंतर क्या है कि टेलर का संगठन ढांचा निम्न स्तर पर लागू होता है और कार्यात्मक संगठन ढांचा जो आज हम पढ़ रहे हैं ये उच्च स्तर पर लागू होता है, ठीक है। तो ये ध्यान हमें रखना है। हम इसको डायग्राम की सहायता से भी समझ सकते हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे ऊपर आ गए हमारे अंशधारी
शेयर होल्डर्स जो कंपनी के मालिक हैं। फिर उसके बाद आ गया संचालक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो मैनेजमेंट वाला सारा काम करेंगे हमारा। उनके अंडर में काम करेंगे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, ये वर्कर्स के ऊपर काम करेंगे। अब देखिए इनके अंदर में 4 विभागों में बांट दिया, यही जो बात चल रही थी, कार्य के आधार पर जो है विभागों को बांटना है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया और हमारा पर्सनल डिपार्टमेंट हो गया। प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन का ध्यान रखेंगे, मार्केटिंग वाले क्या ध्यान रखेंगे, सेल्स से रिलेटेड, एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड, और मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट जो बाजार में किस वस्तु की, समकालीन वस्तु की, एक जैसी वस्तुओं की क्या कीमत है, किस प्रकार की क्वालिटी है वगैरह वगैरह, ये मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट करेगा। सेल्स वाला सेल के ऊपर ध्यान रखेगा, एडवर्टीजमेंट वाला एडवर्टीजमेंट पर ध्यान रखेगा, फाइनेंस वाले सैलरी वगैरह, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ जाएगा, इस तरह की चीज़ों को ध्यान रखेगा। और पर्सनल डिपार्टमेंट कर्मचारियों से संबंधित सभी प्रकार की चीज़ों का ध्यान रखेगा। तो ये डायग्राम के द्वारा ये एक कार्यात्मक संगठन ढांचा का एक डिज़ाइन है, आपको ये एग्ज़ाम में ज़रूर बनाना है। इससे क्या होगा, आपके नंबर जो हैं वो एक्स्ट्रा आएंगे उसमें। चलिए अब हम पढ़ते हैं कार्यात्मक संगठन ढांचे के लाभ। तो सबसे पहला विशिष्टीकरण, पहले ही आ गया कि टेलर ने जो प्रतिपादित किया था, जो उन्होंने सिद्धांत दिया था, वो और हमारा कार्यात्मक संगठन ढांचा दोनों ही विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। मेरी हर वीडियो में विशिष्टीकरण का मैंने अर्थ बताया हुआ। स्पेशलाइजेशन, किसी कार्य को बहुत अच्छे ढंग से कार्यकुशलता के साथ कर देना, वो तो हमारा क्या हो जाता है, उसमें वर्कर का क्या हो जाता है, स्पेशलाइजेशन आ जाता है। वो क्या करता है, कम कॉस्ट पर कम समय में एक अच्छा प्रोडक्ट तैयार कर देता है, हम उसको विशिष्टीकरण कहते हैं। तो सबसे पहले क्रियात्मक संगठन में विशिष्टीकरण का लाभ हमें मिलता है। पूरी कंपनी को मुख्य क्रियाओं के आधार पर अनेक विभागों में विभाजित कर दिया जाता है, जैसे हमने पिछले डायग्राम में देखा। प्रत्येक विभाग का कार्य एक विशेषज्ञ प्रबंधक की देखरेख में होता है। इस प्रकार कम समय में अधिक और अच्छा कार्य किया जाता है, जिससे विशिष्टीकरण का लाभ हमें मिलने लग जाता है। फिर उसके बाद में समन्वय, कोऑर्डिनेशन, एक विभाग में काम करने वाले सभी व्यक्ति अपनी अपनी जो वो कार्य कर रहे होते हैं उसके विशेषज्ञ होते हैं। इससे विभागीय स्तर पर समन्वय स्थापित करने में, कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करने, कोऑर्डिनेशन बोलते हैं उसको, तो आसान हो जाता है। फिर उसके बाद में तीसरा है हमारा कार्यकुशलता, क्योंकि एक ही काम को बार बार किया जाता है, इसीलिए इसमें प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि हो जाती है, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, कंपनी के मुख्य उद्देश्य जो है वो अचीव करने, प्राप्त करने आसान हो जाएंगे। फिर उसके बाद आ जाता है न्यूनतम दोहराई। संगठन के इस प्रारूप में प्रयत्नों की अनावश्यक दोहराई जो है वो खत्म हो जाती है। जैसे वित्त विभाग का कार्य, वित्त का कार्य केवल वित्त विभाग करता है, अर्थात 2 या 2 से अधिक वित्त विभाग बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। सारे के सारे पैसे से संबंधित कार्य जो है वो वित्त विभाग करना शुरू कर देगा। इस प्रकार मानवीय व अन्य साधनों का प्रभावपूर्ण उपयोग करना जो है वो हमारे लिए संभव हो जाता है, यानी कि हम कम प्रयास करते हुए अधिक लाभ कमा सकते हैं। फिर उसके बाद में क्या लाभ रहेगा कार्यात्मक संगठन का, प्रशिक्षण। यह प्रशिक्षण में सहायक होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत कर्मचारियों के सीमित कौशल पर ही ध्यान दिया जाता है। जो वो कार्य करते हैं वहां पर फोकस किया जाता है, उसी कार्य में उनको बार बार प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे उनमें विशिष्टीकरण, कार्यकुशलता का, उदाहरण के लिए वित्त विभाग के कर्मचारियों को केवल वित्त संबंधी मुद्दों से संबंधित ही हम जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा समान महत्व, सभी कार्यों को जो है वो समान महत्व दिया जाता है। कोई ऐसा नहीं है कि उसका कार्य ज़्यादा अच्छा, उस विभाग का ज़्यादा अच्छा, सभी विभागों का कार्य को समान महत्व दिया जाता है। यह सुनिश्चित कर लेते हैं हम कि सभी को कार्य और क्रियाओं को समान महत्व दिया जाए। तो ये कार्यात्मक संगठन का एक लाभ है। सबसे ज़्यादा प्रचलित संगठन ढांचा कार्यात्मक संगठन ढांचा, मतलब नंबर ऑफ जो है वो कंपनीज, प्लांट्स वगैरह इसी को फॉलो करते हैं। अब इसके थोड़े से दोष भी हैं, पढ़ लेते हैं हम। सबसे पहला अवहेलना, यानी कि इग्नोरेंस। प्रत्येक विभागीय अध्यक्ष अपनी इच्छा अनुसार कार्य करता है, क्योंकि उसको दे दिया विभाग। वे हमेशा अपने विभाग उद्देश्यों को ही महत्व देते हैं, अतः संगठनात्मक उद्देश्यों की हानि होती है। मतलब मुख्य उद्देश्य पर ध्यान न देकर जो विभाग उनके पास है उस विभाग की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा करने पे उनका ध्यान रहता है। उदाहरण के लिए उत्पादन विभाग अपनी साख बनाने के लिए उच्च क्वालिटी का माल तैयार करता है। इस तथ्य को अनदेखा करते हुए कि बाजार में रुझान मध्य क्वालिटी का माल क्रय करने में है। ठीक है, अब ये जो मार्केट वाला काम है वो कौन करता है, हमारा
जो हमारा सेल्स डिपार्टमेंट के साथ जो हमारे जुड़ गए थे वही तो करेगा हमारा विभाग। कौन सा था वो विभाग? जो हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट था, जो सेल्स, एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट काम करता है, तो उन्हीं का काम था। उन्होंने रिसर्च करके बताया कि मध्यम क्वालिटी वाली प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रही है, लेकिन हमारा प्रोडक्शन विभाग क्या कर रहा है, उच्च क्वालिटी का माल बनाने में ध्यान दे रहा है ताकि जो है उनको वाई मिल सके। तो एक तरह से इस प्रकार से अवहेलना के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फिर उसके बाद में है अंतर विभागीय समन्वय। सभी विभागीय अध्यक्ष अपनी मनमानी से काम करते हैं, ऊपर वाले पॉइंट में आया था। निसंदेह इसमें विभाग के अंदर समन्वय स्थापित होता है, लेकिन अंतर विभागीय समन्वय कठिन हो जाता है। मतलब एक विभाग के अंदर तो बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन मिलेगा, लेकिन जब हम विभिन्न विभागों में कोऑर्डिनेशन करने का प्रयास करेंगे तो वहां पर हमें कठिनाई महसूस होती है। फिर हितों का टकराव, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। प्रत्येक विभागीय अध्यक्ष प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। जैसे हमने जो है अवहेलना वाले उसमें उदाहरण लिया, अपने इस अहम को संतुष्ट करने के लिए वे अधिकाधिक संसाधनों की मांग करते हैं। यह स्थिति संघर्ष उत्पन्न कर सकती है। अपनी चीज़ों के डिमांड ज़्यादा रखेंगे कि उनको पहले मिलनी चाहिए, तो उससे क्या होगा कि संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होने के चांसेस हो जाते हैं। फिर उसके बाद में हमारा आखिरी दोष, संपूर्ण विकास में बाधा। यह पद्धति कर्मचारियों के संपूर्ण विकास में बाधक है। इसके अंतर्गत प्रत्येक कर्मचारी जो उनको कार्य करने का जो हिस्सा है, एक छोटे से भाग के ही विशेषज्ञ बनकर रह जाते हैं। जो वो कार्य कर रहा है उसी में ही उसको बार बार ट्रेनिंग दी जाती है। उससे क्या होता है, सिर्फ उसका वही चीज़ डेवलप हो पाती है, उसके अलावा वो और अन्य चीज़ें नहीं सीख पाता है। तो जहाँ इतनी सारी लाभ हैं इसके कार्यात्मक संगठन, वहाँ कुछ कमियाँ आ जाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, कार्यात्मक संगठन की उपयोगिता। मतलब उपयोगिता का मतलब कहाँ इसको उपयोग किया जा सकता है। तो सबसे पहला, जहां व्यावसायिक इकाई का आकार बड़ा हो, ठीक है, बड़े बड़े प्लांट्स, बड़े बड़े फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी कंपनीज में इसको प्रयोग में लाया जाता है। जहां विशिष्टीकरण आवश्यक हो, किसी एक चीज को बनाने के लिए जो है वो हमें स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता हो, वहां पर हम इसको लागू करते हैं। जहां अधिकारों का विकेंद्रीयकरण आवश्यक हो, जहां पर बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस, हमारे बहुत सारे विभाग अलग अलग बन रहे हों, वहाँ पर इसकी हमें अधिक आवश्यकता होती है। और इसके अलावा अगर हम कहें तो जहाँ मुख्य रूप से एक ही उत्पाद बेचा जाता हो, वहाँ पर हम कार्यात्मक संगठन की जो है वो आवश्यकता हमें पड़ती है। एक ही उत्पाद, मान लो कोई कंपनी सिर्फ मोबाइल बनाती है तो फिर वहाँ कार्यात्मक संगठन आ जाएगा। जहाँ पर मोबाइल के अलावा और भी चीज़ें बनाती हैं तो वहाँ पर हमारा आ जाएगा दूसरे वाला, जो हम अभी इस स्लाइड के बाद में हम पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? डिविजनल संगठन। जस्ट इसके अपोजिट आ जाएगा सेम। क्या होता है डिविजनल, या फिर इसको प्रभागीय संगठन ढांचे के नाम से भी हम जानते हैं। पूरी संस्था को उसके द्वारा उत्पादित किए जाने वाले मुख्य उत्पादों के आधार पर विभक्त करना। वो क्या था? कार्य के आधार पर। अब ये आ गया उत्पादों के आधार पर। तो आसान है बिल्कुल याद रखने के लिए। कार्यात्मक कार्य पे आधार पर है तो उसका रिवर्स डिविजनल आ गया। डिवीज़न क्या है? जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उनकी जो हमने डिवीज़न बना रखी हैं, उनके आधार पर जो है वो हम इसको विभक्त करते हैं। या फिर हम कहें तो और ज़्यादा अगर हम डिटेल में जाने की कोशिश करें तो, यदि हमारा कोई व्यावसायिक उपक्रम हमने लगा रखा है और हम अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण हम करते हैं, तो कार्यानुसार विभागीकरण करने की बजाय हम वस्तुओं के आधार पर जो है वो विभागीकरण करने का जो है वो निर्णय लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सैमसंग कंपनी का हम उदाहरण ले लें तो सैमसंग कंपनी आप जानते हैं क्या बनाती है? बिल्कुल सही, मोबाइल बनाती है। इसके अलावा रेफ्रिजरेटर भी बनाती है, इसके अलावा वो एलईडी भी बनाती है, इसके अलावा उसके कंप्यूटर्स भी आते हैं, उसके लैपटॉप्स भी आते हैं, उसकी वॉशिंग मशीन्स भी आती हैं। तो मान लो ये 6-7 प्रोडक्ट आते हैं और भी आते हैं जब। तो हर एक प्रोडक्ट एक ही जो है वो विभाग के अंदर नहीं बन पाएगा। तो उन्होंने ये क्या करेंगे, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिवीज़न बना देंगे। मोबाइल का अलग डिवीज़न बना दिया, और फिर रेफ्रिजरेटर का अलग, लैपटॉप का अलग, पीसी का अलग। इस प्रकार से जितने भी इनके अलग अलग प्रोडक्ट आएंगे उन सब के लिए जो है वो अलग अलग विभाग हम बना देंगे। क्यों? ऐसी स्थिति में कार्यात्मक विभागीकरण में यह डर रहता है कि कुछ वस्तुओं
कि उत्पादन और विपणन पर अधिक जोर दे देंगे और कुछ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि कुछ प्रोडक्ट तो बहुत ज़्यादा बिकेंगे और कुछ बहुत कम बिकेंगे। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए पूरी संस्था को वस्तुओं के आधार पर अलग अलग डिवीज़न में बांट दिया जाता है। प्रत्येक वस्तु डिवीज़न से संबंधित क्रय विक्रय विज्ञापन, जैसे वो पिछले हमने कार्यात्मक पढ़ा था, सेम टू सेम उसके बाद में आगे चलता रहेगा। अभी हम जान लेते हैं कि किस प्रकार से, थोड़ा सा डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं इसी चीज़ को। देखिए, ऊपर वाली 3-4 तो सेम टू सेम वैसे ही हैं। अंशधारी कंपनी के मालिक हो गए, फिर संचालन मंडल आ जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो बिजनेस का संचालन करेगा हमारा, फिर मुख्य कार्यकारी अधिकारी आ जाएंगे, सीईओ जो आ जाएंगे जो वर्कर्स के ऊपर काम करेंगे। फिर अब देखिए, अब हमारी कंपनी क्या है, 2 तरह के प्रोडक्ट बना रही है, एक मेटल से संबंधित प्रोडक्ट बना रही है और एक प्लास्टिक से संबंधित, धातु से संबंधित और प्लास्टिक से संबंधित। तो धातु से संबंधित प्रोडक्ट को अलग कर दिया, प्लास्टिक वाले विभाग को हमने अलग कर दिया, डिविजन्स अलग अलग बांट दी। अब धातु वाले क्या कर रहे हैं, फिर से वही आ जाएगा जो कार्यात्मक में था, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस डिपार्टमेंट और पर्सनल विभाग, जैसा सेम टू सेम कार्यात्मक में था, ऐसे ही प्लास्टिक वाले में सेम टू सेम आ जाएगा। और फिर अगर इसी डायग्राम को आगे बढ़ाएं हम तो मार्केटिंग वाले में फिर से हम वही कर देंगे, सेल्स आ जाएगी, हमारी एडवर्टीजमेंट आ जाएगी और हमारा रिसर्च डिपार्टमेंट आ जाएगा, और ऐसे ही प्लास्टिक वाले में मार्केटिंग में। तो इस प्रकार का डायग्राम आप अपने जब क्वेश्चन अटैम्प्ट करें तो ज़रूर बनाएं, इससे क्या होता है, हमारे मार्क्स में इंक्रीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। डिविजनल संगठन के लाभ। सबसे पहला, डिविजनल अध्यक्षों का विकास। प्रत्येक डिविजनल अध्यक्ष अपने उत्पादों से संबंधित सभी कार्य जैसे कि क्रय विक्रय, विज्ञापन, उत्पाद, वित्त इत्यादि को देखता है। यह चीज़ एक डिविजनल अध्यक्ष में विभिन्न प्रकार के कौशलों में सहायता मिलती है। पिछले वाले में नहीं था, कार्यात्मक में, उसमें एक ही में कर रहा था। फिर डिविजनल परिणामों को आसानी से आंका जा सकता है। इसमें प्रत्येक डिवीजन की सभी क्रियाएं स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। हमने अभी बांट दिया था ना, मेटल और प्लास्टिक, तो अलग अलग तरीके से वो अपना काम करेंगे। प्रत्येक डिवीजन के लाभ हानि को अलग अलग आंका जा सकता है। इसी आधार पर अलाभदायी डिवीजन को बंद करने का निर्णय भी लिया जा सकता है। सैमसंग वाला उदाहरण बिल्कुल फिट बैठता है इस पे। मान लो वो 7-8 प्रोडक्ट बनाते हैं और किसी एक प्रोडक्ट में जो है उनकी सेल कम है, तो धीरे धीरे उसको जो है वो कंपनी बंद कर सकती है और जो ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में डिमांडेड है उसका प्रोडक्शन बढ़ा सकती है। तो डिविजनल परिणाम जो है वो इसमें आसान रहते हैं। फिर शीघ्र निर्णय लिया जा सकता है, क्विक डिसीजन मेकिंग। प्रत्येक डिवीजन अपने आप में स्वतंत्र होती है अपने कार्य के लिए। एक डिवीजन का प्रबंधक अपने डिवीजन के बारे में स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है, जिसके कारण क्या होता है कि जल्दी से जल्दी निर्णय लिए जाते हैं क्योंकि वो स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए। फिर अगला पॉइंट, सरलता। प्रत्येक उत्पाद के लिए एक अलग डिवीजन की स्थापना की जाती है। हमने डायग्राम में भी देखा और डिविजनल संगठन जब शुरू हुआ था तो उसकी डेफिनेशन में भी यही था। यदि एक कंपनी एक नया उत्पाद बाजार में लाना चाहती है तो सबसे पहले स्थापित डिवीजनों को छेड़े बिना सरलता से उसको लॉन्च किया जा सकता है, क्योंकि उसके लिए अलग डिवीजन हम स्थापित कर देंगे तो सरलता से कार्य करना संभव होता है। चलिए, तो ये हमारे डिविजनल के लाभ थे। अब दोष भी हैं, थोड़े से हैं इसमें, तो दोष भी हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आएगा हमारा संघर्ष। प्रत्येक डिविजनल अध्यक्षों का अपना प्रभुत्व स्थापित होता है क्योंकि वह स्वतंत्र होते हैं। अपने इस अहम को संतुष्ट करने के लिए वे अधिक संसाधनों की मांग करते हैं। उससे क्या होता है, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कार्यात्मक में भी ये इसी प्रकार का था। फिर कार्य की दोहराई। प्रत्येक डिवीजन के लिए प्रत्येक क्रियाएं कौन कौन सी थी हमारी क्रियाएं, उत्पादन, विज्ञापन, विपणन, वित्तीय या फिर पर्सनल जो हमारा डिपार्टमेंट था, सबकी आवश्यकताएं होती हैं। इसमें प्रयत्नों या कार्यों की अनावश्यक दोहराई होने के चांसेस होते हैं। अतः संसाधनों का जो है वो दुरुपयोग होना शुरू हो जाता है और संचालन लागत अनावश्यक रूप से बढ़ जाती है। हमारी कंपनी के प्रॉफिट कमाने के चांसेस कब होते हैं, जब हम अपने जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी लागत को हम कम कर रहे हैं। आगे चैप्टर्स में आएगा इसी प्रकार की चीज़ें, वह हम डिटेल में पढ़ेंगे। तीसरा दोष है स्वार्थी प्रवृत्ति, सेल्फिश जिसको हम कहते हैं, एटीट्यूड हो जाता है हमारा। प्रत्येक डिवीजन का यह प्रयास रहता है कि वे बढ़िया प्रदर्शन करें। ऐसा करने से वे अन्य डिवीजनों के हितों को अनदेखा कर सकते हैं।
इससे उनमें स्वार्थी प्रवृत्ति झलकनी शुरू हो जाती है। परिणाम स्वरूप उनके व्यवहार से पूरी संस्था के हितों को ठेस पहुंच सकती है। तो ये प्रॉफिट मतलब लाभ बहुत अधिक होते हैं हमारे किसी भी प्रकार की चीज़ों के, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ कमियां पाई जाती हैं, वो भी हमें जानना जरूरी होता है। ठीक है, डिविजनल संगठन की उपयोगिता, यूटिलिटी मतलब हम उसको कहाँ पर उपयोग में ला सकते हैं, किसको, डिविजनल संगठन को। सबसे पहला, जहाँ पर उत्पादों की संख्या अधिक हो, उसमें हमने क्या पढ़ा था, कार्यात्मक संगठन में जहाँ पर व्यवसाय का आकार बहुत बड़ा हो, इसमें जहाँ उत्पाद ज़्यादा बनते हों। फिर जहाँ अलग अलग निर्माणी तकनीकों और विपणन की पद्धतियों की आवश्यकता हो। निर्माणी तकनीक मतलब क्योंकि प्रोडक्ट अलग अलग हो गए थे, निर्माणी में किसी के लिए अलग मशीन की आवश्यकता है, किसी के लिए अलग वर्किंग स्किल्स की आवश्यकता है, तो वहाँ पर हम डिविजनल संगठन की यूज़ करते हैं। फिर जहाँ पर संस्था का आकार काफ़ी बड़ा हो, तो ये कॉमन सा इनकी उपयोगिता है, जहाँ पर संस्था का आकार बड़ा हो। तो ये था हमारा डिविजनल संगठन। अपने टॉपिक के अंतिम चरण पर हम हैं। कार्यात्मक संगठन ढांचा और डिविजनल संगठन ढांचा में क्या डिफरेंस होता है, ये हम पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो हैं वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले अंतर का आधार, बेसिस ऑफ डिफरेंसेस। सबसे पहले है अपना स्थापना, फॉर्मेशन कैसे होती है। कार्यात्मक ढांचा जो होता है वो कार्यों के आधार पर किया जाता है। हमने अर्थ भी इसका पढ़ा था, यही वाला कि कार्यों के आधार पर जब हम कोई ढांचा तैयार करते हैं तो उसको हम फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं। और डिविजनल स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है उत्पादों के आधार पर। फिर विशिष्टीकरण, कार्यात्मक ढांचे में कार्य विशिष्टीकरण होता है और डिविजनल ढांचे में उत्पाद विशिष्टीकरण हमारा होता है। फिर उसके बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कार्यात्मक ढांचे में विभागीय उत्तरदायित्व निर्धारित करना कठिन होता है। विपरीत परिणाम आने पर कोई भी विभाग उत्तरदायित्व लेने के लिए तैयार नहीं होता है कार्यात्मक ढांचे में, और विभागीय में उत्तरदायित्व निर्धारण करना आसान होता है अपेक्षाकृत। विपरीत परिणाम आने पर डिविजनल प्रबंधक अपने उत्तरदायित्व से पीछे नहीं हट पाता। फिर प्रबंधकीय विकास, मैनेजरियल डेवलपमेंट, कार्यात्मक ढांचे में विभागीय प्रबंधक केवल एक ही कार्य का विशेषज्ञ होता है, तो उसका सीमित विकास हो पाता है, प्रबंधकीय जो सीमित विकास होगा उसका। और डिविजनल में वो अनेक क्रियाएं देखता है, तो उसका विकास जो है वो ज़्यादा अधिक संभव है। फिर कॉस्ट ही हमारी जो है वो प्रॉफिट को बढ़ाती है। कार्यात्मक संगठन में कार्यों की दोहराई ना होने से लागत कम आ जाती है, जबकि हमारे डिविजनल ढांचे में कार्यों की दोहराई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उसमें लागत ज़्यादा होने के चांसेस हो जाते हैं। फिर समन्वय, कोऑर्डिनेशन, कार्यात्मक ढांचे में विभिन्न विभागाध्यक्ष अपनी मनमानी करते हैं, जिससे समन्वय में कठिनाई आती है, जबकि डिविजनल ढांचे में पूरी डिवीजन का एक ही अध्यक्ष होता है जिसके निर्देशन में सभी क्रियाएं होती है, तो उसमें समन्वय ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। और लास्ट वाला वही यूटिलिटी, उपयोगिता कहाँ है इसकी। कार्यात्मक संगठन ढांचा कहाँ किया जाता है, जहाँ पर एक ही प्रोडक्ट बनाया जाता है, बेचा जाता है, जबकि डिविजनल हमारा ढांचा कहाँ होता है, जहाँ पर बनाए जाने वाले उत्पादों की संख्या एक से अधिक होती है, वहाँ पर हम डिविजनल जो है वो ढांचा हम प्रयोग करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, संगठनात्मक ढांचा और उसके अर्थ और उसके प्रकार। इसमें से काफ़ी बार प्रश्न जो है वो बोर्ड की कक्षाओं में आ चुका है और नेट के एग्ज़ाम में भी आया है, और एस्टेट और स्क्रीनिंग वाला जो हमारा टेस्ट होता है टीचर भर्ती का, उसमें भी आ चुका है। जैसे कि कुछ एक दो प्रश्न मैं बता देता हूँ जो आए हैं। पहले, क्रियात्मक संगठन ढांचा और प्रभागीय, जो डिविजनल को प्रभागीय बोलते हैं, संगठन ढांचा किसे कहते हैं, इसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है इस प्रकार का, और डिफरेंस वाला कई बार रिपीट हो चुका है प्रश्न। या फिर संगठन संरचना के कितने प्रारूप हैं, कितने प्रकार की होती हैं, हमने इसमें देखा संगठन ढांचा 4 प्रकार के होते हैं। और बार बार रिपीट हुआ है प्रश्न, कार्यात्मक संगठन के विभागों की स्थापना किसके आधार पर होती है। जो छोटे प्रश्न आते हैं 1-1 नंबर के, उसमें ये इस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो बार बार रिपीट हुए हैं। या फिर किस संगठन की सोपानिक श्रृंखला में सिद्धांत पूर्ण रूप से पालन किए जाते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो बार बार रिपीट हुए। तो ये था हमारा आज का वीडियो, संगठन ढांचे के ऊपर आधारित था। इससे पिछले वीडियो का लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में और ऊपर जो आई बटन बना आता है उसमें मैं डाल दूंगा। तो अगली वीडियो के लिए आने तक मुझे
जो है वो इजाज़त दें। आप सबका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले आने वाली वीडियो जो है वो 5वें चैप्टर का ही लास्ट वीडियो रहेगा हमारा, और उसमें हमारा जो है वो पूरा 5वां चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपके मन में किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो आप हमारे फेसबुक पेज शिक्षा समाचार पर भी लिख सकते हैं, आप हमारे शिक्षा समाचार पे जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियो आपको वहाँ पर भी मिलती हैं। इसके अलावा आप मुझे मेल करके भी कोई भी क्वेरी या किसी भी टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के आप सब मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद। घर पर रहें, सेफ रहें। अगली वीडियो का इंतज़ार करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।